अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक्स क्यूब अपोन में है 8। अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा, ठीक है, और वो क्या करूंगा, x की पावर 8 को तोड़ूंगा। देखो एक्स क्यूब नीचे x की पावर 8 को मैं तोड़ रहा हूं, तो देखो मैं x की पावर जो 8 लिखी हुई है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 की पावर 2। बताओ ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ऐसा हम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। मुद्दे की बात यह कि मैंने करा क्यों है, बोर्ड पे देखो अब जरा, मुझे बताओ 8 को तो मैंने लिख दिया 4 इंटू 2, क्योंकि 4 दूनी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। भाई पावर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना। अब देखो मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4। अब नीचे क्या है तुम्हारे सामने, x की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब। x की पावर 4 का डेरिवेटिव तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर अब होने जा रहा है खत्म। और अगर अब भी तुम्हें डेरिवेटिव याद नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को मैथ्स छोड़ देनी चाहिए फिर, ठीक है। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, और x क्यूब तुम्हें ऊपर मिला हुआ है। अब तुम समझ गए होंगे मैं x की पावर 4 को क्या मानने वाला हूं। तो मैं x की पावर 4 को मानूंगा t। x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। मुझे बताओ ये 4 इधर नहीं चाहिए ना, हमें केवल क्या चाहिए, x क्यूब x dx। बोर्ड पे देखो x क्यूब dx चाहिए, x क्यूब dx मिल गया, लेकिन ये जो 4 है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो 4 है हमारा, ये 4 क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस 4 को उधर भेजेंगे, नहीं, 1/4 dt। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल काम चल रहा है भाई। उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सा काम तुम लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। पसंद क्या करना ही पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। तुम्हारे पसंद आने से क्या होता है ना, बोर्ड में टीचर को पसंद आना चाहिए तुम्हारा काम, उससे बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब इधर देखो, बताओ बोर्ड पे एक्स क्यूब dx, एक्स क्यूब dx की जगह तो आ जाएगा 1/4 dt। देखो भाई एक्स क्यूब dx है, इन दोनों की तो जगह आ जाएगा 1/4 dt। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, 1/4 तो मैं लिख रहा हूं बाहर, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। मैंने 1/4 को तो लिख दिया बाहर और dt को लिख दिया अंदर। अब अपोन में देखो भाई 1/4 को मैंने बाहर लिख दिया, dt को अंदर ही छोड़ दिया। और मुझे बताओ x की पावर 4 को तुमने क्या मान रखा है, t। बोर्ड पे देखो x की पावर 4 को क्या मान रखा है, t। तो नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। भाई नीचे क्या बन चुका है, 1 माइनस टी स्क्वायर। और अब तुम्हें ये फॉर्मूला पहचानने की जरूरत है, ये फॉर्मूला तो कई बार आ चुका है भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर वाला, है ना। किस चीज का फॉर्मूला होता है ये हमारा, ये होता है साइन इनवर्स का। किस चीज का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का। तो लिखो 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी। एंड में टी की वैल्यू डालना मत भूलना। टी क्या माना था भाई, टी मान रखा है एक्स की पावर 4, तो साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। तब जाके हमारा फाइनली ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें सिखाने लायक कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमने पहले भी काफी मेहनत कर ली है इस चैप्टर के अंदर और मिसलेनियस चल रही है कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। ई एक्स होल अपॉन में है 1 प्लस ई की पावर एक्स और 2 प्लस ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन dx। इस क्वेश्चन पर कर लो टिक। इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है ना, थोड़ा सा ही, ज्यादा लेंथी भी नहीं है ना, लेकिन इजी है। क्या है ये क्वेश्चन, बोलो साथ में। ये क्वेश्चन है अपना इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ex को t मान रहा हूं। बताओ ex का डेरिवेटिव ex, फिर x का dx और t का इधर कितना हो गया dt। भाई t का कितना हो गया dt हो गया, है ना। तो ex का हो गया ex, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ऊपर ex dx, ऊपर ex dx की जगह तो आ गया dt। अब नीचे देखो, यहां पर तुमने ex को क्या माना था t, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टी। यहां पर तुमने ex को क्या माना था t, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस टी। अब तुम समझ गए होंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई ना। अब ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है तो मैं इसको अगले स्टेप में पार्शियली तोड़ूंगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 प्लस टी 2 प्लस टी। मालूम है ना कैसे तोड़ते हैं, देखो a अपॉन में 1 प्लस टी है कि नहीं भाई, a अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टी, और दूसरे वाली के लिए कौन सा कांस्टेंट b के अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस टी। मैं तुम लोगों के लिए फॉर्म बना देता हूं, तुम्हें मालूम है ना, यहां से तो बचेगा 1, वहां से एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला पार्ट बचेगा 1 प्लस टी, सॉरी 2 प्लस टी क्रॉस कर रहे हैं ना, देखो वर्ड पे a की मल्टीप्लाई इसके साथ, b की मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसी तो करते थे, याद है ना एक्सरसाइज में हमने इसी तरह से करा था 1 प्लस टी। अब कोफिशिएंट वगैरह कंपेयर करने के बाद, ध्यान से सुनो, कोफिशिएंट्स वगैरह कंपेयर करने के बाद ध्यान से a और b की वैल्यू डालना, सॉल्व कर देना। इसके लिए कम से कम आधा पेज छोड़ दो अपने रजिस्टर का। अगर लास्ट में समय बचेगा तो यहीं पर बैठकर कर लेना, नहीं तो घर पर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आते के साथ ही मैं ये प्रॉपर होमवर्क चेक करूंगा। अगर किसी भी बच्चे के रजिस्टर में मुझे वो होमवर्क नहीं मिला तो तुम लोगों को वो पेज वहां पर मिलने से रहा। तो इस बात का तुम्हें बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस होमवर्क को गारंटीड है कि चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो तुम देख ही लिए होंगे ये भी किसकी फॉर्म लग रही है, साफ साफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। देखो पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर में कई सारे क्या लिखे हुए होते हैं, फैक्टर लिखे हुए होते हैं। कई सारे का मतलब ये नहीं कि 10-20 लिखे हुए होंगे, कई सारे का मतलब है 2-2 3-3 फैक्टर लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फैक्टर है और इसमें तो तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तुम्हें याद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक वाला ही पार्शियल फ्रैक्शन माना जाता है। इसके लिए क्या मानोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब बताओ इसके लिए क्या मानोगे, बी तक तो पहुंच गए भाई, कांस्टेंट में हम बी तक तो पहुंच गए। अब कहां से शुरुआत होगी, सी से। याद है ना कैसे मानते थे, सी एक्स प्लस डी अपॉन में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4।
तो देखो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है बस, और कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो दिखने में ही लेंथी क्वेश्चन होता है, वो दिखने में ही लेंथी होता है, बट होता इजी है। ठीक है, मैं इसकी भी फॉर्म बनाकर छोड़ देता हूं तुम लोगों के लिए। यहां से तो बचा 1, वहां से क्रॉस कर दो, देखो ए एक्स प्लस बी की एक्स स्क्वायर 4 से, ए एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 से प्लस। ठीक है, अब उधर देखो, उधर भी क्रॉस करना है भाई, उधर क्या वीआईपी है। सी एक्स प्लस डी की एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, है ना। अब इससे आगे का क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। अगर वीडियो के एंड में टाइम बचेगा क्लास का तो तुम यहीं पर बैठकर उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से घर पर करना है। नेक्स्ट क्लास में आते के साथ ही पहले वो मैं होमवर्क एक एक चीज चेक करूंगा, और मैं इस बात पर भी ध्यान दूंगा कि तुमने खुद सॉल्व कराए या तुमने कॉपी कराए। ठीक है, अगर मुझे जरा सा भी डाउट हुआ कि कॉपी कराए तो मैं बोर्ड पे करा सकता हूं और हालत खराब हो सकती है। तो इस बात के लिए तुम्हें केयरफुल रहना है कि वो क्वेश्चन तुम खुद से करो, भले ही अगर ना आए तो छोड़ देना, लेकिन करना तो मैं खुद से है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना ही है। तो इसके लिए भी कम से कम आधा पेज छोड़ देना, चेक किया जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। कोस क्यूब एक्स ई की पावर log साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने एक्सपोनेंशियल के बेस पर एक नया फॉर्मूला तुम लोगों को बता दिया था। मैंने एक्सपोनेंशियल के बेस पर तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता चुका हूं, शायद तुम लोगों को याद हो या फिर हो सकता है ना हो, निराले तो तुम पहले से ही हो, है ना। निराले बच्चे तो तुम लोग पहले से ही हो। है? तो देखो, है ना, e की पावर log sin x का फॉर्मूला मैंने बताया था। मैंने ये तुम लोगों को बता रखा है कि e की पावर अगर log x होती है, देखो वट पे e की पावर log और log का एंगल x, तो जो भी इसका एंगल होता है फाइनली वही आ जाता है। देखो वट पे e की पावर log और log का एंगल x, जो भी एंगल हो, चाहे वो x की पावर 5 हो, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 5 आएगा। शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने वहां पर बताया था, जो भी e की पावर log होगी और log का जो भी एंगल होगा वो एंगल फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा। अब वही काम तुम्हें इस क्वेश्चन में करना है, वही काम तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो देखो e की पावर क्या है, log, और log का एंगल क्या है, जल्दी से देखकर बताओ, अपने कम दिमाग पर जोर मत डालो, केवल आंखों का इस्तेमाल करो। जो चीज भगवान ने हमें कम दी है या दी ही नहीं है उसका इस्तेमाल क्यों करते हो खामे का, है ना। दिमाग का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास दिमाग थोड़ा सा कम है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए, है ना, अभी पूरी जिंदगी बची है तुम्हारे लिए। तो e की पावर log और log का एंगल क्या है, sin x है। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, e की पावर log और log का एंगल sin x, तो फाइनली बस क्या आएगा, sin x आएगा। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, मैं cos x को t मानूंगा
और cos x का डेरिवेटिव होता है साइन में, और साइन हमें मिला हुआ है। हालांकि क्वेश्चन ने छुपा कर लिख रखा था, लेकिन हम भी बहुत चालू हैं, हमने साइन x निकाल लिया आखिर बाहर। खैर, cos x को हमने मान लिया t, cos x को t मान लिया ना। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x dx dt। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, बोर्ड पे देखो, इसको तो तुमने क्या माना था t, तो ये तो बन गया t क्यूब, और बताओ साइन x dx की जगह क्या आ गया, बोर्ड पे देखो, हमारे पास है माइनस साइन dx और हमें क्या चाहिए, साइन dx। तो क्यों ना ये माइनस में यहां से हटाकर यहां पर लगा दूं। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत क्या होगी, मेरी मर्जी, और मेरी मर्जी भी क्या लगाना ही पड़ेगा, दिक्कत होने वाली क्या बात है। अगर दिक्कत है तो क्या लगाओगे नहीं, साइन तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, वो भी किसी भी कीमत पर। कीमत समझते हो तुम, क्या समझोगे कीमत, रहने दो। तो इसकी जगह तो आ गया dt, और जो माइनस है ना वो माइनस थोड़ा सा आगे लगा लो, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन भाई, t की क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता होगा, जिन्होंने मेहनत करी होगी, ठीक है। तो t की क्यूब का इंटीग्रेशन कर लो, मैं नहीं करा रहा, इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू डाल देना। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। वैसे तो इजी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलो, हेलो, है तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। e की पावर 3 log x, 3 log x और x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। तुम्हें मैं एक बात बता देता हूं, शायद तुम्हें पहले से ही मालूम हो, किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो x की पावर -10 है, तो मैं इसको अपोन में लिख सकता हूं ना, अपोन में आकर पावर माइनस से क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है। ये बात 9th क्लास के लेवल की है, लेकिन हो सकता है तुम लोगों को ना मालूम हो, और हो सकता है तुम्हें मालूम हो, है ना। तो जब भी कोई पावर नेगेटिव होती है तो वो पावर नेगेटिव से क्या बन जाती है, पॉजिटिव। अगर हम उसको किस में लिख देते हैं, अपोन में, अगर हम उस वैल्यू को या उस डिजिट को अपोन में लिख देते हैं तो वो प्लस में बन जाती है। तो देखते हैं अब जरा, मुझे बताओ, पहले इसको निपटा दो ना। चलो, तुमने कहा, मैंने मान लिया। ये जो पूरी वैल्यू है ये मैं अपोन में लिख रहा हूं, x की पावर 4 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ, मैंने बताया था पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव। पावर क्या बन जाएगी, आपस में पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी होल पावर 1 लिखूं, पॉजिटिव की 1, देखो पहले थी माइनस की 1, अब लिखिए प्लस की 1, तो प्लस 1 लिखने या ना लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, 2 होता या 3 होता या 10 होता तो जरूर लिखता, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। तो 1 लिखो या मत लिखो, अब ये मत कहना कि क्यों नहीं लिखा, है ना। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है।
मार्क्स नहीं कटने वाले लिखने से और ना लिखने से, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, मुझे बताओ, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा बोर्ड पे, देखो n log x का फॉर्मूला होता है ना एक, ये जो आगे वैल्यू होती है वो वैल्यू कहां पर चली जाती है, पावर में चली जाती है। जब भी n आगे लिखा हुआ होता है तो वो n कहां पर चला जाता है, एंगल की पावर बन जाता है। तो देखो ये जो 3 है, ये 3x की क्या बन जाएगा, पावर, ये 3x की पावर बन जाएगा, तो ये बनेगा log x की पावर 3, है ना। ये जो 3 है ये x की पावर बन गया। अब तुम सोचोगे कि ऐसा करने का फायदा ही क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, तुम्हारे कम दिमाग के अंदर ये सवाल आया, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि ऐसा क्यों करा। तो मैं जवाब दूंगा, हम जवाब जरूर देंगे। देखो अभी अभी मैंने बताया था ना, e की पावर log, और log का एंगल ये, जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर किस में होती है, log में होती है, और log का कुछ ना कुछ क्या बना हुआ होता है, एंगल बना हुआ होता है। तो फाइनली उसका एंगल बाहर आ जाता है, फाइनली उसका आंसर क्या आता है, एंगल में ही आता है। तो एंगल क्या है, एक्स क्यूब है, एंगल क्या बन गया, एक्स क्यूब। तो जो भी एंगल था वो आ गया ना, फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। मुझे बताओ, नीचे x की पावर 4 का अगर तुम t मान लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है ना, x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब, जो कि डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। तो नीचे वाली टर्म को पूरा मानना, फायदा तो पूरा मानने में ही है, ठीक है। देखो x की पावर 4 हो गया 4x क्यूब, और 1 का क्या हो गया 0, और ये आ गया dx, और ये आ गया dt। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं 4 को यहां से हाथों हाथ हटाकर यहां पर लिख सकता हूं ना, 1/4 मैंने इधर लिख दिया। अब तुम्हें मालूम है, अगर तुमने इसको t माना है और प्रॉपर तरीके से उसको करा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को अगर टाइम बचेगा तो अभी बैठकर कर लेना, नहीं तो तुम लोग इस क्वेश्चन को घर पर निपटा सकते हो, ठीक है। और मैं जरूर चेक करूंगा एक एक क्वेश्चन, जितना भी मैं वीडियो में जब भी कोई होमवर्क देता हूं तो मुझे हर एक क्वेश्चन के बारे में मालूम होता है कि मैंने कहां पर कौन सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हर समय की बात मुझे मालूम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर क्रॉस लगा दो, यूजलेस क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर तो कर लो टिक, क्योंकि बहुत ही लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन किस में आते हैं भाई, बोलो, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपार्टमेंट में और किस में। तुम लोगों को हो सकता है ये बात पसंद ना आए, लेकिन ये सच्चाई है, मैंने थोड़ी ना बनाई है। साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, बहुत ही आसान चीज है अगर ध्यान से समझोगे तो, और अगर नहीं समझोगे तो वो और भी आसान है, क्योंकि फिर तो करना ही नहीं है जब समझ ही नहीं रहे। देखो मुझे बस इतनी सी बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा, बिल्कुल तीसरी और चौथी क्लास वाली बात पूछूंगा, तीसरी और चौथी क्लास वाली। कमाल की बात यह है कि बता दोगे, देखो, वरना तो मैं तीसरी चौथी का भी ढंग से नहीं आता, है ना। इसमें कमाल वाली बात यह है कि तुम बता दोगे, ठीक है। देखो मुझे बताओ साइन की पावर कितनी है, साइन की पावर कितनी दिखाई दे रही है। दिमाग का इस्तेमाल मत करो, दिमाग का इस्तेमाल करोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास वैसी कम है, और भगवान ने जो चीज कम दी हो उसका कम ही इस्तेमाल करे करो, या फिर करे ही मत करो, है ना। वैसे ही तुम लोग करते तो हो ही। आंखों का इस्तेमाल करो। साइन की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3। साइन की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3। मैं इसको 4 बनाना चाहता हूं, बताओ मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, बिल्कुल मेरे ही तो होता है।
मेरे चाहने से और ना चाहने से ही सब कुछ होता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं साइन की पावर 3 को कितना बनाना चाहता हूं, 4 बनाना चाहता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे देखते जाना। मैं इसके साथ साइन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन की पावर 3 है, साइन की और मल्टीप्लाई कर दी। बताओ साइन की पावर कितनी बन जाएगी, 4। अब ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, माना कि तुमने साइन की मल्टीप्लाई करते के साथ ही देखो जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि x की पावर 3 के साथ तुमने x की मल्टीप्लाई करी है, तो तुम कह दोगे कि ठीक है सर, x की पावर 3 के साथ x की पावर 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो x की पावर कितनी बन गई, 4 बन गई। चलो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे कर दिया, x के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? बिल्कुल देखो, जिससे मल्टीप्लाई करा उसी से डिवाइड कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जिस चीज से तुमने मल्टीप्लाई करा उसी चीज से तुमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो को किस बात का इशू है? अब देखो मैंने यहां पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई दिया था ना, मैं साइन एक्स से ही, देखो रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लो, मैं साइन एक्स से ही क्या कर रहा हूं, मैंने साइन एक्स से ही क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो बोर्ड पे ऊपर साइन की पावर 4 बनाने के लिए मैंने साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करा और साइन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करके बराबर हो जाता है हिसाब किताब। अगर तुम किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर उसी चीज से डिवाइड कर दो तब पूरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वैसे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं फिर, जब फर्क पड़ता ही नहीं है। बोर्ड पे देखो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वैसे दिक्कत होती कहां है तुम्हें, है ना, मैं तो कराता चलता हूं, तुम्हें दिक्कत ही किस बात की हो रही है? उतारना ही तो है, देखना है, दिमाग तुम्हारे पास है नहीं तो समझ भी लेते। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं x की पावर 4 को बाहर लेना है, x की पावर 4 को ना रूट से क्या लेना है, बाहर लेना है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम किसी भी वैल्यू को रूट से बाहर लेते हैं तो उसकी पावर का स्क्वायर रूट हो जाता है, आधा हो जाता है, उसकी पावर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बताओ x की पावर 4 है, बाहर पहुंचकर x की पावर कितनी रह जाएगी, 2। बाहर पहुंचकर x की पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं x की पावर 10 है, बाहर पहुंचकर कितनी हो जाएगी, मैंने बोला है आधा हो जाती है, पावर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। बताओ x की पावर 10 है, बाहर पहुंचकर कितनी हो जाएगी, x की पावर 5। क्यों? क्योंकि आधी हो जाती है। अब ये आधी कैसे हो जाती है वो भी मैं समझा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन हो कैसे जाती है, अगर तुम पूछना चाहते हो, वाक्य में दिमाग रखते हो, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में कैसे हो जाती है ना। फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि बाहर जाती है उसकी पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे तुम लोगों का दिमाग आधा हो जाता है ना ट्यूशन में आते ही, वैसे तो पहले से ही आधा है तुम्हारा, वैसे इसकी पावर आधी हो जाती है। बताओ साइन की पावर 4 है, बाहर जाके कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, अपने कम दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करो और बोलो। बताओ साइन की पावर 4 है तो बाहर जाकर कितनी हो जाएगी, 2। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आधी हो जाती है। अब ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ इसको बाहर भेजा है, सिर्फ इसको। ये अंडा दिख रहा है तुम्हें, इस अंडे को फोड़कर खा मत जाना, वैसे भी तुम लोगों का कुछ नहीं पता, कहीं पर भी कुछ भी देखते हो खाने की चीज खा जाते हो, ठीक है, तो इसको मत खाना। लेकिन साइन की पावर 4 को मैंने बाहर भेज दिया। मुझे बताओ, मैंने सिर्फ साइन की पावर 4 को भेजा है, अंदर क्या क्या बच गया, देखो यहां से तो बच गया साइन x प्लस ए, क्लियर ना, और नीचे से क्या बचा भाई, नीचे से क्या बचा हुआ है, साइन x। समझ में आ रहा है ना? हालांकि तुम लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में दिमाग है, लेकिन फिर भी समझ में जरूर आएगा, क्योंकि मेरे पास भरपूर मात्रा में अनुभव है समझाने का और जूस पीने का। जूस है इसके अंदर का भी पानी, समझ रहे हो तुम, दूंगा नहीं लेकिन, है ना, मजबूरी है, दे नहीं सकता। वीडियो में दूंगा तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी टेबल गीली हो जाएगी यहां पर। चलो खैर, अब बस मुझे एक छोटी सी बात बताना, बिल्कुल 10th क्लास के लेवल की बात पूछूंगा, 10th क्लास के लेवल की।
अगर मैंने जरा सी भी 10th क्लास के ऊपर की लेवल की बात पूछ ली ना तो तुम मुझे वीडियो में घुसकर मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मार नहीं पाओगे भाई, क्योंकि आगे मैं नकली में हूं और पीछे मैं असली में हूं। ठीक है, खैर अब बात करते हैं मुद्दे की। मुझे बताओ 1/sin क्या होता है? 1/sin कोसेक होता है ना। कैसे पता चला? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। तो 1/sin किसके बराबर होता है? कोसेक के। अब मुझे बताओ 1 में साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? भाई 1 में साइन अगर कोसेक है तो 1 में साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। 1 में साइन की पावर 3 कोसेक की पावर 3। 1 में साइन की पावर 10 कोसेक की पावर 10, है ना। अब देखो 1 में साइन स्क्वायर क्या बन गया? 1 में साइन स्क्वायर बन गया ऊपर कोसेक स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये चीज दिखाई दे रही है ना भाई। 1 में साइन स्क्वायर, 1 में साइन स्क्वायर क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर। और मुझे बताओ क्या रूट के अंदर वाली टर्म में जरा सा भी फर्क आया है या नहीं आया है? रूट के अंदर वाली टर्म में कोई फर्क नहीं आया है। और जब रूट के अंदर वाली टर्म में कोई फर्क ही नहीं आया है तो उस बेचारे को क्यों बदनाम कर रहे हो? सेम टू सेम उतार दो। कॉपी तो करना है, वैसे भी तुम लोग कॉपी करने में क्या हो? माहिर हो। कॉपी करने में क्या हो तुम लोग? माहिर हो। और क्या हो? बचपन से कॉपी करके ही तो यहां तक पहुंचे हो तुम, तो करो फिर इस बात पर कॉपी। अब देखो, अब मुझे एक फॉर्मूला बताना, बोर्ड पे देखो। साइन, ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस बी का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लगा दूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? मारोगे नहीं ना? लगा देते हैं। ऊपर तो चल रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स, अब होल अपॉन में देखो, दिल खोलकर रूट लगाओ। रूट लगाने में कोई कंजूसी ना हो। रूट लगाने में किसी भी तरह की कोई भी कंजूसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कंजूसी समझते हो? भाई तुम कंजूस हो, तुम ही समझोगे, मेरे को क्या पता कंजूसी क्या होती है। साइन एक्स प्लस ए में फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी का। तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाई देखो ये पहले वाला एंगल क्या है? ए है। दूसरा वाला एंगल क्या है? बी है। तो देखो साइन ए बी कोस बी और कोस ए साइन बी। बताओ अपोन में क्या कोई चेंज है? क्या अपोन में साइन एक्स की जगह कुछ और आएगा या फिर साइन एक्स ही चलता रहेगा? जल्दी से अपने कम दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके बताओ। अपोन में साइन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा ना? उस बेचारे का जीवन में एक ही मकसद है, ऐसे ही चलना, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये लो साइन एक्स आ गया अपोन में। अब ऊपर वाले स्टेप कर देते हैं रब। क्या करे भाई, मजबूरी है, वरना क्या सॉल्व कहां पर करूंगा? फिर अपने मुंह पे सॉल्व करूंगा। अब जरा एक चीज मुझे और बता दो। देखो सारा क्वेश्चन मैं तुम्ही लोगों से पूछ लेता हूँ, बातों बातों में तुम्हें पता भी नहीं चलता, है ना। कमाल की बात तो ये कि तुम्हें पता तक नहीं चलता। मेरे जूस की तरफ ध्यान मत दो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, है ना। दिमाग के अंदर अभी भी गाना बज रहा होगा तुम्हारे, है ना, चीज लाजवाब। चलो छोड़ो खैर। अब ऊपर वाले स्टेप तो ऐसे ही उतार दो। कोसेक स्क्वायर एक्स। अब अपोन में देखो, अपोन का मैं एलसीएम अलग अलग कर रहा हूं। देखो बोर्ड पे, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहां से ये वाला स्टेप हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। देखो बोर्ड पे, ये जो साइन एक्स का एलसीएम है ना, मैं इसके भी अपोन में दे रहा हूं और ये साइन एक्स का एलसीएम इसके भी अपोन में दे रहा हूं। मैंने तुम्हें ये चीज सिखा रखी है, हम पूरे एलसीएम को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स का एलसीएम मैंने इधर भी दे दिया, साइन एक्स कोस ए, और होल अपोन में इसको भी मैंने क्या दे दिया? साइन एक्स। अब इधर देखो, ये जो साइन एक्स का एलसीएम है ये मैं इसको भी अलग अलग दे रहा हूं, कोस एक्स साइन ए अपोन में साइन एक्स।
अब मैं नीचे वाले स्टेप रब कर रहा हूं। कौन मुझे बताएगा कि मैंने नीचे वाले स्टेप रब कर दिया? मैंने नीचे वाले स्टेप इसलिए रब करा है क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। बहुत ही सही जवाब। हालांकि तुम्हारे दिमाग में ये जरा सी बात भी नहीं आई होगी, फिर से तुम्हारा ध्यान मेरे जूस की तरफ होगा। अब नहीं जाएगा तुम्हारा ध्यान, क्योंकि मेरा खुद नहीं जाएगा, जूस खत्म हो गया। मजबूरी है भाई, क्या करे, जूस खत्म, पैसा हजम। देखो बोर्ड पे देखो, साइन एक्स काटो, है ना, ज्यादा मत खुश हो, बस इतना से ही कटेगा। कोस ए ऐसी बचा भाई, बेचारा है, क्या करे। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखना को, अब ये गलती मत कर देना, ऊपर साइन है नीचे साइन एक्स है, काटो नहीं। पता है यहां पर क्यों काटा? क्योंकि यहां पर साइन का एंगल एक्स, यहां पर भी साइन का एंगल एक्स, साइन से साइन कट गया, लेकिन यहां पर साइन का एंगल है ए और यहां पर साइन का एंगल है एक्स, इसे नहीं काट सकते। जब तक एंगल सेम ना हो तब तक नहीं काट सकते। अभी इधर देखो, ऊपर कोस एक्स नीचे साइन एक्स, बताओ कोस अपॉन में साइन क्या होता है? ऑप्शन दे देता हूं, कोस अपॉन में साइन कोट होता है या टेन होता है? भाई कोस अपॉन में साइन होता है कोट। अब जब कोस अपॉन में साइन कोट होता है तो लिखो फिर, कोट क्या पहनोगे यहां पर? वैसे भी तुम्हारे बस की नहीं है कोट पहनना, ठीक है। बस असली खेल यहां तक का था, उसके बाद तो क्वेश्चन मजाक है। अब वैसे तो अब तक जो भी करा था वो भी मजाक ही था। अब देखो, ये जो नीचे वाली टर्म है ना पूरी की पूरी, इस टर्म को तुम्हें मानना है टी। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे वाली टर्म को तुम टी तो मान रहे हो, मानने का क्या फायदा है? टी, नीचे वाली टर्म को टी मानने का क्या फायदा है? अभी पता चल जाएगा क्या फायदा है। पहले मेरी बात सुनो, नीचे वाली टर्म को मेरे कहने से क्या मान लो? टी मान लो। वैसे तो मेरे कहने से कोई मानता नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है ना, लेकिन सुनना पड़ेगा। तो नीचे वाली टर्म को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा भाई? टी। तो देखो मैं नीचे ही मान रहा हूं, लेट कोस ए प्लस, पूरी को मानना है कोट एक्स साइन ए इक्वल टू टी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तुम्हें मालूम है टी माना है, और टी के बाद क्या करते हैं भाई बताओ? चैप्टर की स्टार्टिंग से एक ही चीज करते आ रहे हैं, टी मानने के बाद, टी मानने के बाद उसका क्या कर देते हैं? डेरिवेटिव। तो कर देते हैं। मुझे बताओ, कोस ए कांस्टेंट है ना, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, कोस का एंगल क्या है? ए, और ए क्या होता है हमारा? बताओ, ए बी सी ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट ही तो होते हैं। तो अगर कोस ए कांस्टेंट है तो कोस ए का डेरिवेटिव क्या हो गया? जीरो। बताओ जीरो लिखूं या रहने दूं? मुझे बताओ, 5 क्या होता है? कांस्टेंट। 10 क्या होता है? कांस्टेंट। कोस 5 क्या होगा? वो भी कांस्टेंट। ए क्या होता है? कांस्टेंट। बी क्या होता है? कांस्टेंट। तो कोस बी भी क्या होगा? कांस्टेंट। कोस ए भी क्या होगा? कांस्टेंट। दुनिया की हर एक चीज क्या होगी? कांस्टेंट। तुम भी क्या हो? कांस्टेंट, है ना, इतना कांस्टेंट काफी है। तो देखो कोस एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव हो गया जीरो। आगे बढ़ूं या इसको लिखकर दिखाऊं? रहने दो, कोस ए का डेरिवेटिव जीरो। या अब इधर देखो, मुझे बताओ, कोट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? याद होगा, बताओ। टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बताओ, कोट का डेरिवेटिव यही तो होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मुझे बताओ, साइन ए का कुछ होगा? साइन ए तो बेचारा कांस्टेंट है और वो बेचारा ऐसे ही चलता रहेगा। साइन ए का डेरिवेटिव मत कर देना, क्यों नहीं करने को बोल रहा हूं? मुझे बताओ, साइन के साथ एंगल क्या लगा हुआ है? ए, और ए का मतलब क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि साइन ए भी क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो ऐसे ही उतर जाएगा। ये लो जी। और x का मत भूल जाना, x का डेरिवेटिव dx, और इधर t का मत भूल जाना, t का डेरिवेटिव बोलो, t का डेरिवेटिव dt। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो, कोस a का तो हो गया जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट था, कोट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर,
साइन ए बेचारा ऐसे ही चल रहा है, और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने t क्यों माना था, और हो सकता है शायद तुम्हें पता भी चल गया हो। बोर्ड पे देखो, मैंने t इसलिए माना था क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये चीज गिवन थी ना ऊपर, और देखो ये चीज हमारे पास आ गई। अब तुम्हें मालूम है क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। देखो, एक तो तुम्हें साइन ए नहीं चाहिए और माइनस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, माइनस का साइन है उधर डिवाइड में भेज रहा हूं। तो बोर्ड पे देखो, यहां से बचा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। भाई यहां से क्या बचा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस का जो साइन ए है ना वो उधर भेज रहा हूं dt के अपोन में। मुझे बताओ, जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो उधर जाकर वो हो गई डिवाइड, साइन ए आ गया अपोन में, और माइनस लिख दो सामने। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? इसमें दिक्कत होने वाली क्या बात है? जो चीज इधर मल्टीप्लाई है बस मैंने उधर जाकर क्या कर दिया, उस चीज को मैंने कर दिया है डिवाइड, और ये करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। अब बस मुझे इतना सा बताना, देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, बोर्ड पे देखते जाओ। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना क्वेश्चन में। देखो इधर बताओ, कोसेक स्क्वायर dx, बोर्ड पे देखो, इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना। ये लो जी, देखो कोसेक स्क्वायर dx, कोसेक स्क्वायर dx की जगह तो आ जाएगा dt अपोन में साइन है माइनस का, तो देखो dt तो मैंने लिख दिया अंदर, और माइनस का 1 अपोन में साइन ए लिख दिया बाहर। क्यों? क्योंकि साइन ए क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। और अब मुझे बताओ पूरे के अपोन में, बोर्ड पे देखो, तुमने इस पूरी चीज को क्या मान रखा है, ये दिख रहा है बड़ा सा अंडा, इस बड़े से अंडे वाली टर्म को क्या मान रखा है तुमने, टी मान रखा है। तो रूट के अंदर क्या बनेगा तुम्हारा, टी। बात समझ में आ रही है ना? बोर्ड पे देखो जरा, कोसेक स्क्वायर dx, कोसेक स्क्वायर dx की जगह तो आ गया dt अपोन में साइन है, तो देखो dt, और माइनस का 1 अपोन में साइन है बाहर कर दिया, और इस पूरी चीज की जगह क्या आ जाएगा, t। और रूट को मत भूल जाना, तुम्हें रूट को बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो रूट के अंदर क्या बच गया, t। अब मुझे बताओ 1 अपोन में रूट t का इंटीग्रेशन करना तो बड़ा आसान होता है। पहले मैं थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं, तुम कहोगे सर आपने तो और सिंपल बना दिया। देखो रूट टी को मैं ये लिख सकता हूं ना, टी की पावर -1/2। अब कर लोगे ना इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी की वैल्यू तुमने मानी थी वो टी की वैल्यू इसके अंदर डाल देना, ठीक है। और जैसी वैल्यू डाल दोगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुकेगा पूरा।